नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट मुक्ता रश्मि और आप देख रहे हैं लीगल लाइव विद एडवोकेट मुक्ता रश्मि। फ्रेंड्स, अतुल सुभाष की आत्महत्या के बाद जिस तरह कुछ महिला संगठन इस आपदा को अवसर बनाने और लाइमलाइट में आने के लिए संवेदनशीलता की हदें पार कर दी है, अपने आप में एक सामाजिक बहस का मुद्दा बन गया है। क्या ये महिला सशक्तिकरण है या अवसरवाद की सस्ती राजनीति? हत्या या आत्महत्या निसंदेह एक मार्मिक घटना है, लेकिन कुछ महिलाओं ने इसे अपना शो बना लिया है। कहीं विवाह को व्यापार कहा जा रहा है तो कहीं कानून को मरोड़ा जा रहा है। अतुल सुभाष की आत्महत्या एक ऐसी त्रासदी है जिसने समाज की अंतरात्मा को झकझोर दिया, लेकिन इस दर्दनाक घटना ने एक और कटु सच्चाई को उजागर किया है। इन अवसरवादी महिला संगठनों और तथाकथित पुरुष हितैषी महिलाओं का उभरता चेहरा, जो इस दर्दनाक घटना को एजेंडे का साधन बना रही हैं, उनका चेहरा उजागर किया है। कृपया इस वीडियो को ध्यान से देखें और सुनें। मेरी शादी एक बिजनेस हो गया है। बिजनेस हो गया है कि अगर मान लीजिए कि शादी ठीक है, कोई भी होगा, पति पत्नी में झगड़ा तो होता ही है, तो थोड़ा सा झगड़ा हुआ तो हमको तुम्हारे साथ नहीं रहना है, हमको इतना प्रॉपर्टी दो, हम अलग हो जाएंगे। इसमें बाप माँ सब लड़की वाले के पक्ष के सब सपोर्ट करते हैं कि हाँ मेरी बेटी को इतना प्रॉपर्टी दे दो, हम बेटी से भाई बिजनेस हो गया है भाई कि अपना बेटी दो चार को पैदा करो, कमाने का नहीं है, बेटी को ब्याह दो कहीं पे, उससे पैसा उगाही करते रहो, और क्या, यही हो गया है, बिजनेस हो गया है। शादी एक बिजनेस हो गया है। बिजनेस हो गया है कि अगर मान लीजिए कि शादी ठीक है, कोई भी होगा, पति पत्नी में झगड़ा तो होता ही है कि हमारी पत्नी अगर जॉब में अगर हमको छोड़ के जाती है तो लड़के को, क्या ये कानून नहीं होना चाहिए कि हमारी पत्नी अगर जॉब में अगर हमको छोड़ के जाती है तो लड़के को भी मेंटेनेंस दिलवाना चाहिए? ये हमारे कानून के हित में होना चाहिए। ऐसा है क्या? बहुत सारी लड़कियां गवर्नमेंट जॉब में पति के छोड़ के भाग जाती है तो कहाँ लड़का मेंटेनेंस फाइल करता है? देखे करते हैं, लेकिन लड़कियां लड़ेंगी तो सबसे पहले मेंटेनेंस ही फाइल करते हैं। ये सब लालची होती है, इन लोग को डूब मरना चाहिए। ऐसे लड़कियों को जीने का अधिकार नहीं है। पति अच्छा नहीं है, पति का संपत्ति बहुत अच्छा लगता है, यही होता है। पति का संपत्ति बढ़िया है। हाँ, पति का प्रॉपर्टी संपत्ति, बस पति खराब है, पति का पैसा अच्छा है, पति का प्रॉपर्टी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, पति नहीं चाहिए, उसका सारा चीज चाहिए। अभी के टाइम में लड़कियां ही प्रताड़ित कर रही हैं लड़कों को, लड़का प्रताड़ित नहीं कर रहा है। अच्छा, आप एक बात बोल रही थी कि उसकी जो वाइफ थी उन्होंने सेक्सुअली कुछ आरोप लगाई थी। अरे तो औरत के पास कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा ना मर्दों के लिए, तो यही लगाएंगे कि हम सेक्सुअली से खुश नहीं है, हमको मतलब खुश नहीं रहते, तो क्या सारा काम मर्द ही ठिका लेके रखा आपको खुश रखने का? आप खुद खुश नहीं रह सकती हैं? मर्द ही ठिका लेके रखा है। मर्द कहाँ कहेगा अगर वो खुश नहीं रहेगा औरत से, तो वो कहाँ लड़के को? क्या ये कानून नहीं होना चाहिए कि हमारी पत्नी अगर जॉब में अगर हमको छोड़? इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कई मामलों में इसे एक रिवेंज के रूप में भी लिया जाने लगा है। कई मामलों में खुद एक महिला भी हस्बैंड को मेंटेनेंस चुका रही है। फिर इतनी अभद्र टिप्पणी, क्या यह प्रगतिशीलता है या सिर्फ सस्ती लोकप्रियता पाने की होड़? ऐसा कथन न सिर्फ भारतीय परंपराओं का अपमान है, बल्कि हर उस माता पिता का अपमान है जो अपनी बेटियों की खुशी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। जब कोई लड़की दहेज के लिए जलाई जाती है, जब कोई बहू अपनी तथाकथित पहचान की यातनाओं से तंग आकर आत्महत्या करती है या उसकी हत्या कर दी जाती है, जब कोई लड़की रेप जैसी जघन्यता का शिकार होती है, तब भी कानून की गरिमा को तार तार कर दी जाती है। इसे केवल कानून की तोड़ मरोड़ और फॉलोअर्स बढ़ाने की गंदी राजनीति न कहें तो और क्या कहेंगे? क्या आत्महत्या जैसे गंभीर मुद्दे को इस तरह की बकवास में बदलना जिम्मेदारी है? वह सोच जो स्त्री और पुरुष को दुश्मन बनाकर देखती है, वह एजेंडा जो मानवता को नज़रअंदाज करता है, वह प्रचार जो त्रासदी की ट्रेंडिंग टॉपिक बनाता है, समय आ गया है कि एक नई सोच विकसित हो। सोच स्त्री या पुरुष का नहीं, न्याय, संतुलन और संवेदनशीलता की सोच। हर पीड़ित की पीड़ा को समझा जाए, चाहे वह पुरुष हो या महिला।
विवाह जैसे धार्मिक, पवित्र और मानवीय संस्कार को व्यापार बताने की बेशर्मी ही समाज में विघटन और रिश्तों के मूल्यों के पतन का कारण बन रही है। क्यों न इस दृष्टिकोण को सामाजिक कुरीतियों का आधार कहा जाए। अक्सर लोगों को यह भी कहते सुना जाता है कि क्या पिता के दहेज से किसी लड़की की परवरिश हो जाती है। दहेज लड़कों का सम्मान है और लड़कियों की पहचान उसी सम्मान और उनकी ससुराल से होती है। प्रश्न है कि क्या कोई लड़की अपनी पहचान केवल भरण पोषण के लिए शौक से मिटाना चाहेगी? और अगर दहेज लड़कों का सम्मान और लड़कियों की पहचान है तो उस सम्मान और पहचान के मिट जाने के बाद भारतीय कानून की व्यवस्था भरण पोषण लड़कियों का व्यापार कैसे हो गया। दहेज कोई कानूनी व्यवस्था नहीं बल्कि एक कानूनी अपराध है, तो भरण पोषण जो एक कानूनी व्यवस्था है व्यापार कैसे हो गया। क्षण भर में जीवन का परिवर्तित होना जो एक रिक्तता उत्पन्न करता है, क्या उसकी भरपाई भरण पोषण से संभव है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत विवाह को एक संस्कार के रूप में प्रस्तुत किया गया है। प्राचीन काल से ही विवाह को एक संस्कार माना जाता रहा है। हालांकि वर्तमान परिस्थितियों में निसंदेह विवाह के स्वरूप में परिवर्तन आया है, समाज के परिवेश में भी परिवर्तन आया है, लेकिन जब परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हो जाती है, जब किसी पति द्वारा पत्नी का परित्याग कर दिया जाता है या ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी जाती है या हो जाती है कि महिला उस स्थिति में नहीं है कि वह अपनी बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति कर सके, तो उसके सामने एक आर्थिक संकट दोहरी मार बनकर खड़ी हो जाती है। इसलिए हमारे कानून में वैसी महिलाओं को ध्यान में रखते हुए उनके जीवन यापन के लिए भरण पोषण की राशि की व्यवस्था की गई, जो कहीं से भी गलत नहीं है। यह समय की मांग बनी और समाज के शुभचिंतकों ने महिलाओं के हक में इस व्यवस्था की आवाज़ उठाई और उसे अंतिम रूप दिया। लेकिन आज ये वर्ग जो स्वयं को समाज की आधुनिक आवाज़ मानती है, खुलेआम विवाह जैसे पवित्र संस्कार को लड़कियों के माता पिता का व्यापार कह रही है। कहाँ थे ये संगठन जब दहेज की वेदी पर धू कर जलाई जा रही थी बेटियां? क्या तब इनकी अंतरात्मा नहीं कांपी? क्या वो चीखें, वो राख बन चुके सपने इनकी नज़र से ओझल हो गया था? या तब कैमरे नहीं थे, मंच नहीं था, इसलिए चुप्पी ओढ़ी थी? क्या तब महिला सशक्तिकरण का झंडा गुम था? क्या वो चीखें जो किसी की बहू, किसी की बेटी, किसी की बहन की थी, इनके कानों तक नहीं पहुंची? या फिर तब कैमरे नहीं थे, माइक नहीं था, सोशल मीडिया की बाइट्स नहीं थी, क्या इसलिए इन संगठनों की जुबान पर पट्टियां बंधी रही? आज जब एक पुरुष ने पीड़ा में दम तोड़ा तो अचानक नारीवाद के झंडे चमकने लगे, मंच सजने लगे, हेडलाइंस बनने लगी और समाज के सबसे संवेदनशील मुद्दे पर अवसरवाद का तमाशा शुरू हो गया। इसे तमाशा नहीं तो और क्या कहेंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से कोई पुरुष विरोधी नहीं हूँ, न ही यह केवल एक चर्चित आत्महत्या का विषय है, बल्कि यह एक नहीं, एक के बाद एक दिल दहला देने वाली घटनाओं की श्रृंखला है, जो निसंदेह आज के समाज के लिए एक गंभीर और आवश्यक चर्चा का विषय है। चर्चा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन प्रश्न है कि क्या निम्न स्तरीय, असंवेदनशील और भड़काऊ बातें बोलकर समाधान निकलेगा? क्या विवाह जैसे पवित्र संस्कार को व्यापार बताकर या किसी की मौत को लाइमलाइट बटोरने का जरिया बनाकर हम समाज को और ज़्यादा बांट नहीं रहे? क्या ये बहस न्याय की ओर बढ़ रही है या एक और विघटन की ओर? संवेदना और विवेक के साथ की गई चर्चा निसंदेह समाधान का रास्ता खोलेगी, अन्यथा शोर बढ़ेगा,
सन्नाटा नहीं टूटेगा।